ईएमएम का जो प्रोसीजर होता है, ईएमएम का 3 टाइप का प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर अभी अपन देखे थे, ऑथेंटिकेशन देखे थे, सिक्योरिटी वाले स्टार्ट करना है, करेक्ट। तो आज हम देखेंगे सिक्योरिटी वाला देखेंगे। सब अपना हो गया था, कॉमन हो गया था, ऑथेंटिकेशन हो गया था। फिर सिक्योरिटी मोड कंट्रोल सिक्योरिटी मोड कंट्रोल प्रोसीजर भी क्या है आपका, एमई का है। एमई से आपका मैसेज आता है, सिक्योरिटी मोड कमांड आता है, इधर से हम सिक्योरिटी मोड कमांड का इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ द नए सिक्योरिटी मोड कंट्रोल प्रोसीजर इज टेकन एंड द EPS security content into use and the initialize and the start the nice signaling security the event। और ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट को यूज करता है और ये इसको बाद क्या करता है, सिग्नलिंग स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि कोई मिडिल मैन जो है इसको हैक ना कर ले, इसको इसका जो है एंड द corresponding the nice key and the security algorithm। ME initiates the nice security मोड कंट्रोल प्रोसीजर बाय सेंडिंग द सिक्योरिटी मोड कमांड सेंड करता है और मैसेज द स्टार्टिंग द टाइमर 24 टाइमर स्टार्ट करता है ना। If the security mode control procedure is initiated further to the success the execution of the authentication procedure। authentication procedure successful execute करने के बाद करता है। The ME shall use the reset downing nice count to the integrity protection and security mode and command message। The ME shall send the security mode commands message unciphering but shall integrity protection the message with the integrity based on the cosmic mapped the cosmic indicated by the KSI include in the message। The ME shall set the security header type of the message to integrity protection when new EPS security content। जब कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली करता क्या है, सिक्योरिटी मोड जब आता है ना तो आपका इसमें सिक्योरिटी मोड डिसाइफरिंग और इंटीग्रिटी वाला ये बताता है कि भाई क्या सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से सिक्योरिटी मोड कमांड भेज दिया, इधर से कंप्लीट भेज दिया, अदरवाइज क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है। मान लो कि जो भी कमांड इसने भेजा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा उसके। तो सिक्योरिटी मोड कमांड जैसा ही आपका भेजता है, तो जैसा कि मैं बताया कि सब क्या है, माइंडेड वाला चीज है। देख रहे हो ओ में है, ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। तो माइंडेड वाले में क्या जाएगा आपका, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल डिस्क्रिप्शन आईडी जाता है, हेडर इसका रहेगा आपका, सिक्योरिटी हेडर रहेगा, सिक्योरिटी मोड कमांड मैसेज आइडेंटिटी रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा कि सिक्योरिटी मोड में क्या क्या इंटीग्रिटी साइफरिंग में कौन कौन से एल्गोरिथम इसको सपोर्ट कर रहा है, सिक्योरिटी मोड की आइडेंटिफायर रहता है, स्पेयर हाफ ऑब्जेक्ट रहता है ना, रिप्ले विद द रिप्ले ईवी सिक्योरिटी और कैपेबिलिटी रहता है कि क्या ये सपोर्ट कर रहा है। ये सब जो है आपका ऑप्शनल है, में नोट प्रोटोकॉल और जब भी कंप्लीट भेजता है तो वो आपका वही चीज सेम चीज भेजेगा, डिस्क्रिमिनेटर आईडी भेजेगा, हेडर भेजेगा और IMESID नंबर ये भेजेगा, मोबाइल आइडेंटिटी नंबर भेजेगा। तो ये भेजेगा, इसमें भेजेगा, नहीं भी भेज सकता है, उससे में सिर्फ बता देगा कि भैया जो भी आप बोल रहे हो कि वो सपोर्टेड है। अगर नहीं सपोर्टेड है तो ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा और एक EMM कॉज भेज देगा कि किस कारण से मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो EMM कॉज जैसा कि अपन देखे हैं, ये सारे जो होते हैं कॉज, इसमें से कोई एक वन कॉज उठा करके उसमें क्या भेज देगा, सिक्योरिटी मोड कमांड में उसको पैक करके भेज देगा EMM कॉज। उसी तरह से आपका हो जाता है आइडेंटिटी प्रोसीजर हो गया। आइडेंटिटी प्रोसीजर क्या करता है आपका, ME से मांगता है, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट मांगता है। आइडेंटिटी रिक्वेस्ट में क्या करता है, ये IMSI नंबर जो होता है, मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ये जो आपका क्या होता है, सिम का आइडेंटिटी होता है। इसके सिम के पीछे जब आप सिम लेते हो तो वहां पे दिखेगा आपका 16 का। ये जो होता है IMI नंबर आपका फोन का होता है।
दोनों को मानता है। बेस ऑन दो, इसका पर्पस क्या होता है? दिस आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इज टू बाय द नेटवर्क टू रिक्वेस्ट द पार्टिकुलर यू टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर दैट इज इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो आपका डिवाइस जो है, ऐसा तो नहीं है ना, इसमें जो लिस्ट होते हैं ना, नेटवर्क का एक लिस्ट होता है, आपका व्हाइट लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट होता है, और एक आपका ब्लैक लिस्ट होता है। अगर मान लो कि व्हाइट लिस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे लिस्ट में है कि अभी आपको सिग्नलिंग दे रहा है कि भैया ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो कि आपने खोल लिया, आपने फोन लिया, आपका फोन क्या हो गया? चोरी हो गया, चाहे कहीं पे छूट गया, कोई थर्ड पर्सन ले लिया, तो आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन कीजिएगा। उस कंप्लेन को क्या करेगा पुलिस? उस IMI नंबर को क्या करेगा? ग्रे लिस्ट में डलवा देगा सबसे पहले, और कुछ दिन तक के क्या करेगा? ट्रैक करेगा। क्या करेगा? ट्रैक करेगा उसको। अगर मिल गया तब तो ठीक है, गुड एंड वेल। नहीं, अदरवाइज वो क्या करेगा? ब्लैक लिस्ट में डलवा देगा कि भैया इशू किया हुआ नंबर है, अगर कुछ भी होता है तो है जो दिया है फोन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसका फोन जो है चोरी हो गया, गुम हो गया है, लॉस हो गया ना। तो इसको हम बोलते हैं, इस कारण से है कि आपका जो मोबाइल होता है वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद जैसे ही ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो फोन आपका क्या हो जाएगा? एक डब्बा हो जाएगा, उसको कुछ यूज नहीं कर पाएगा बंदा। तो नेटवर्क इनिशिएट द आइडेंटिटी प्रोसीजर बाय सेंडिंग द आइडेंटिटी मैसेज टू द यूजर एंड स्टार्टिंग द टाइमर। 34-70 टाइमर आपका स्टार्ट होता है। द आइडेंटिटी रिक्वेस्ट मैसेज स्पेसिफाई द रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर इन द आइडेंटिटी टाइप इंफॉर्मेशन। उसमें बता देता है कि क्या क्या चाहिए आपको। तो इसमें आपका जैसे जाता है आइडेंटिटी रिक्वेस्ट आपका जाता है। आइडेंटिटी रिक्वेस्ट में ये कॉमन है, सारे मैसेज में आपको नेक्स्ट वाले मैसेज में मिलेंगे। आइडेंटिटी आपका प्रोटोकॉल डिस्क्रिमिनेटर हो गया, सेपरेटर हेडर हो गया, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट करेगा मैसेज, फिर आइडेंटिटी टाइप में बताएगा कि क्या इसको चाहिए, IMI नंबर चाहिए, MSNI नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इसमें आपका आइडेंटिटी टाइप में बताएगा। फिर आइडेंटिटी रिस्पॉन्स जैसे ही आप करोगे तो मोबाइल आइडेंटिटी नंबर आप आइडेंटिटी रिस्पॉन्स में बताओगे कि ठीक है मैं भेज रहा हूँ, तो ये आप इसको भेज। फिर है EMM इंफॉर्मेशन प्रोसीजर होता है। EMM इंफॉर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है? वन में मैसेज होता है, जो कि आपका क्या नए EMM से आता है, सॉरी EMM से आता है। EMM क्या होता है? मोबाइल मोबिलिटी मैनेजमेंट इक्विपमेंट होता है। क्या होता है? मोबिलिटी मैनेजमेंट। The purpose of sending the EMM information message is allow to network to provide the information to the message implementation is optional in the network. क्या है? ऑप्शनल मैसेज है। The EV may use the receive information if the EV supported the implementing message। अगर EV सपोर्ट करेगा तब तो भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। The EMM information procedure consists only the EMM information sent from the network to the EV. During and the establishment context, the network may send none, one or more EMM information message to the user. If more than one EMM information message is sent, the message need not have the same content. अगर आपको जो है कि नेटवर्क अगर वन और मोर देन वन भेज रहा है, तो इट मीन है कि जो आपका डिफरेंट क्या भेज रहा है, कॉन्टेक्स्ट के साथ भेज रहा है, कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो इसमें क्या क्या जाता है आपका? ये जो तीन चीजें है ये तो कॉमन है आपका। फुल नेटवर्क्स और नेम ऑफ द नेटवर्क क्या भेजेगा, शॉर्ट नेम ऑफ द नेटवर्क क्या है वो भेजेगा आपका, लोकल टाइम जो क्या है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, यूनिवर्सल टाइम एंड लोकल टाइम जो है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, नेटवर्क डे लाइट सेविंग टाइम क्या है, यानी नेटवर्क जो है नेटवर्क भी क्या जाता है स्लीपिंग मोड में जाएगा, तो वो सब सारे चीजें इंफॉर्मेशन आपका ये इंफॉर्मेशन बताएगा। नेटवर्क मतलब अपना स्टेटस बताता है कि इस टाइम में क्या फुल नेम और जो इसका किस नाम से क्या है, शॉर्ट नेम क्या है नेटवर्क का, लोकल टाइम जो इसका क्या है, यूनिवर्सल टाइम एंड लोकल टाइम क्या है, नेटवर्क डे स्लीपिंग टाइम क्या है। तो लेकिन सब क्या है? ऑप्शनल है।
मे बी देयर में नॉट बी देयर, ये तीनों चीजें है कि मैंडेट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। वन ऑफ देम में ये चीजें आपको रहेगा ये इंफॉर्मेशन में। तो जो पहला जो प्रोसीजर था कॉमन प्रोसीजर अपन कंप्लीट हो गया। तो कॉमन प्रोसीजर में ये सब सारी चीजें परफॉर्म करता है नेटवर्क। फिर आपका जो होता है दूसरा जो प्रोसीजर है ईएमएम का प्रोसीजर है आपका, ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर है। तो ये क्या होता है, पार्टिकुलर ईवी बेस होता है, इसमें अटैच हो गया, कंबाइंड अटैच, डिटैच, कंबाइंड डिटैच, ट्रैकिंग अपडेट। तो ये देखेंगे। तो ये क्या होता है, ईवी परफॉर्म करता है। तो ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर जो होता है ना, ईवी परफॉर्म करता है। तो अटैच प्रोसीजर जो होता है 3 वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये अटैच प्रोसीजर क्या है, इसमें जो आपका जो टाइमर जो चलता है आपका 34-32 टाइमर चलता है। द अटैच प्रोसीजर इज यूज्ड टू अटैच टू द ईपीएस एंड पैकेट सर्विस इन द ईपीएस। और ये नेटवर्क से अटैच होने के लिए क्या करता है, ये अटैच प्रोसीजर भेजता है, यानी अटैच रिक्वेस्ट भेजता है। अटैच रिक्वेस्ट जो होता है आपका कितने अटैच रिक्वेस्ट जो होता है, एक अटैच होता है, एक कंबाइंड, एक ईपीएस अटैच होता है, ईपीएस अटैच होता है, ये दूसरा जो होता है ईपीएस प्लस एमसी, तो बोलते हैं कंबाइंड अटैच प्लस एमसी अटैच, एमसी अटैच कंबाइंड अटैच होता है। यानी ईपीएस अटैच सिर्फ करेगा तो आपका क्या करेगा, पीएस सर्विसेज यूज कर पाएगा। ईपीएस प्लस एमसी अटैच करेगा तो आपका बोर्ड सर्विस यूज करेगा पीएस प्लस। तो दो टाइप के अटैच होते हैं। एक अगर ईपीएस अटैच करेगा तो क्या करेगा, आपका अटैच जो परफॉर्म इनिशिएट होता है फर्स्ट मैसेज अटैच रिक्वेस्ट कौन करता है, आपका डिवाइस करता है, यानी आपका ईवी करता है। अटैच प्रोसीजर जो होता है, एक अटैच होता है, दूसरा जो होता है कंबाइंड अटैच होता है। अटैच जो होता है आपका क्या होता है, एक ईपीएस अटैच होता है, एक ईपीएस प्लस एमसी अटैच होता है, तो वही चीज कर रहा है। अटैच प्रोसीजर यूज टू अटैच टू द ईपीएस फॉर द पैकेट सर्विस इन द ईपीएस। द अटैच प्रोसीजर यूज टू दी पर्पस के लिए किया जाता है। बाई ईवी इज ए पीएस मोड ऑफ द ऑपरेशन टू द अटैच द ईपीएस सर्विस ओनली, जैसा कि मैं बताया आपको। बाई ईवी इन द सीएसपीएस मोड 1 और सीएसपीएस मोड 2 ऑफ द ऑपरेशन टू अटैच फॉर द बोथ ईपीएस प्लस नॉन ईपीएस सर्विसेज के लिए करते हैं। टू अटैच फॉर द इमरजेंसी बेरर सर्विसेज के लिए उसको करते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि अटैच जो परफॉर्म करते हैं कितने टाइप के परफॉर्म करते हैं, तो ईपीएस प्लस ईपीएस सर्विसेज के लिए करते हैं ओनली, ईपीएस प्लस एमसी सर्विसेज के लिए करते हैं, यानी नॉन ईपीएस सर्विसेज के लिए करते हैं। और तीसरा जो होता है इमरजेंसी के लिए भी करते हैं। इमरजेंसी मान लो कि आपके फोन में क्या है, आपके फोन में सिम नहीं है, फिर you are able to make a call, emergency call, बोलते हैं EM कॉल, इमरजेंसी कॉल। तो यहाँ से अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा। अटैच रिक्वेस्ट में पहले तो अटैच टाइप आएगा कि ईपीएस प्लस एमसी अटैच है कि नहीं ना। फिर आपका आईएमएस कौन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, सीएस कोड का प्रेफरेंस क्या है, पीडीएन टाइप क्या है ना, सारे चीजें का इंफॉर्मेशन आपका इसमें अटैच रिक्वेस्ट में जाएगा। फिर इधर से आएगा आपका अटैच एक्सेप्ट, जो भी चीजें आप दिए हो क्या कर रहा है, नेटवर्क एक्सेप्ट कर रहा है और वो सारे चीजें को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। फिर इधर से हम देते हैं अटैच कंप्लीट। तो 3 वे सर्विसेज होता है, इसमें जो दो टाइमर चलते हैं, एक आपका जो है 31-40 टाइमर चलता है, दूसरा जो टाइमर चलता है 34-50 टाइमर चलता है, समझे। अगर इसने अटैच रिक्वेस्ट भेजा ईवी ने, इधर से क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया फॉर सम रीजन, मान लो कि कंजेशन है, हाई ओवरलोडेड है, इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। या चाहे आपका जो है ईवी जो आइडेंटिटी भेजे इसने ड्राइव नहीं कर पाया, उस कारण से रिजेक्ट कर दिया। तो ये पर्पस के कारण जो होता है ये होता है अटैच प्रोसीजर होता है। अब इसका जो आई जाता है, जो आपका अटैच रिक्वेस्ट में जो आई जाता है, जैसा कि आपको बोला, जैसे कि मान लो कि आपके पास ओल्ड टीएमसी है तो उसको भेजेगा ना, एडिशनल बीपी आपको भेजेगा। फिर लास्ट ट्रैकिंग एरिया जो रजिस्टर्ड आप जिस ट्रैकिंग एरिया में लास्ट हुए हो उसमें आपका क्या भेजेगा, टाऊ भेजेगा, ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी भेजेगा।
DRX पैरामीटर आपका भेजेगा, नेटवर्क कैपेसिटी भेजेगा कि क्या क्या सपोर्ट करता है ना, ओल्ड लोकेशन एरिया आइडेंटिटी भेजेगा कि ओल्ड लोकेशन का एरिया क्या था, टेमसी स्टेटस भेजेगा कि टेमसी क्या है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या करेगा, वो भेजेगा। फिर आपका ईपीएस मोबिलिटी आइडेंटिटी क्या है वो भेजेगा ना। नेक्स्ट सेट आइडेंटिफायर क्या है, ईपीएस टाइप क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आपका ईपीएस टाइप, कौन सा ईपीएस आपका ईपीएस ईपीएस सर्विस के लिए वर्क कर रहा है या ईपीएस प्लस एमसी कर रहा है, ईपीएस प्लस नॉन एमसी सर्विसेज के लिए कर रहा है ना। तो ये सब सारे चीजें आपको क्या करेगा, अटैच रिक्वेस्ट में भेजता है नेटवर्क को। फिर नेटवर्क क्या करेगा, अटैच एक्सेप्ट में सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद वो आपको जब गुट्टी एलोकेट करता है तब जाकर के आपको अटैच एक्सेप्ट भेजता है। तो अटैच एक्सेप्ट में ये सारा चीजें तो आपका कॉमन ही रहेगा। ईपीएस अटैच रिजल्ट में बताएगा कि क्या सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं सपोर्ट कर रहा है ना। इसका जो 3412 जो टाइमर होते हैं इसका क्या लिस्ट है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट का ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी लिस्ट आपका भेज देगा ना। गुट्टी क्या नया गुट्टी आपको भेजेगा, अगर सेम गुट्टी नहीं है तो ईएमएम क्लॉज आपको बताएगा, इसका लोकेशन एरिया अपडेट आइडेंटिटी यानी है आपका, जैसे कि 4G में अगर आप अटैच हो तो इसमें क्या होगा, 3G मान लो कि 3G में मूव करना है तो उसका भी इंफॉर्मेशन बताएगा। फिर आपका 2G का भी इंफॉर्मेशन बताएगा, 2G से मैपिंग करता है एक्चुअली ना, मैपिंग करेगा वो सब सारी चीजें का इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे रहेगा। फिर आपका 34 का टाइमर क्या है, 34 टाइमर का वैल्यू क्या है, ये सब सारी चीजें, इक्विवेलेंट पीएलएल क्या है, ये सब सारे इमरजेंसी नंबर लिस्ट क्या है, ये सब सारी चीजें आपका रहेगा। लेकिन ये सब चीजें क्या है आपका ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। तो मेन चीजें आपका क्या रहेगा, ये सब चीजें आपके मेन है, ये सब चीजें आपका मेन है। फिर एक्सेप्ट में भेज देगा कि जो भी चीजें आप दिया वो सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है कंप्लीट, इधर से भेजते हैं हम कंप्लीट, जो सारी चीजें दिया कॉन्फ़िगर करने के बाद। या तो रिजेक्ट भेज देता है, नेटवर्क रिजेक्ट भेजता है तो रिजेक्ट में आपका ईएमएम कॉज भेज देगा, वन ऑफ देम कॉज, जैसा कि अपन देखें ना, वही वाली जो कॉज का टेबल जो था उसमें से कोई उठा करके आपको भेज देगा। तो इसको अटैच तो करते हैं। फिर आपका डिटैच प्रोसीजर है, डिटैच प्रोसीजर कब कब होगा, या तो आप टीवी को क्या करोगे, पावर ऑफ करोगे, पावर ऑफ करने के केस में होगा। दूसरा क्या है कि फ्लाइट मोड एपीएन ऑन ऑफ करोगे, एपीएन इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीएन, एरोप्लेन मोड को क्या करोगे, ऑफ ऑन करोगे, ऑफ करोगे तब होगा। तीसरा क्या चीज है आपका, नेटवर्क भेज देगा, नेटवर्क आपको अगर री अटैच की जरूरत पड़ेगा तो नेटवर्क डिटैच रिक्वेस्ट भेजेगा। तो 3 टाइप ऑफ इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि कितना टाइप से हम डिटैच को परफॉर्म करते हैं। तो 3 टाइप से डिटैच को परफॉर्म करते हैं। अगर ईवी को पावर ऑफ हो गया तब डिटैच करेगा, एपीएन ऑन ऑफ करेंगे तब डिटैच करेगा, नेटवर्क के अगर री अटैच का नीड है तब आपका डिटैच परफॉर्म करेगा ना। तो डिटैच प्रोसीजर जो होता है आपका ईवी इनिशिएट कर सकता है, नेटवर्क भी इनिशिएट करता है, बोथ वे होता है ना। तो डिटैच रिक्वेस्ट इसने भेजा, नेटवर्क ईवी ने भेजा, फिर से इधर से नेटवर्क एक्सेप्ट कर लेगा। फिर से अगर आप जैसे कि स्विच ऑफ कर दिए ना, डिटैच रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय ईवी, अगर ईवी स्विच ऑफ कर दोगे तब करेगा, ईवी में एपीएन ऑन ऑफ करोगे तब करेगा, या तो नेटवर्क को जरूरत है कि हमको रीअटैच करवाना है तब आपको भेजेगा। तो डिटैच प्रोसीजर इज यूज बाय द ईवी टू डिटैच द ईपीएस सर्विसेज, वही के लिए करेगा ईपीएस प्लस सर्विसेज। एक मिनट रुकना, अरे मैं करता हूँ कॉल 7 बजे बाद। तो यहाँ पे बाई ईवी इन सीएस, तो बाई ईवी इन सीएस मोड, सीएसपीएस मोड में जब रहेगा तो सीएसपीएस दोनों, सीएसपीएस मोड 1 सीएसपीएस मोड 2, जैसा कि अपन देखे हैं। ऑपरेशन टू डिटैच बोथ ईपीएस प्लस नॉन ईपीएस सर्विसेज करेगा ना, कंबाइंड डिटैच इसको बोलते हैं। by the network to inform the EV that it's the detached for the EPS services, non EPS services और both, उसमें आपको नेटवर्क जब एक्सेप्ट भेजता है तो उसमें बताता है। बाय नेटवर्क टू डिस्कनेक्ट द ईवी फ्रॉम द लास्ट पीडीएन टू पीडीएन टू विच इज कनेक्टेड, तो कनेक्टेड रहता है तो उसको डिटैच करने।
द डिटेल्ड प्रोसीजर शैल बी इन्वोक्ड बाय द ईवी, ईवी स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ करोगे, सिम कार्ड रिमूव जब आप करोगे तब होगा, 4 बार करता है एक्चुअली, और फ्रॉम द ईवी और द ईपीएस कैपेबिलिटी ऑफ द फॉल बैक कैपेबिलिटी ऑफ द टेबल। तो उस केस में भी आप क्या करते हो, डिटैच परफॉर्म करता है, या एपीएन ऑन ऑफ करोगे तब पर भी करेगा। तो इधर से अगर नेटवर्क को रीअटैच का जरूरत पड़ेगा तो ये डिटैच करेगा, नेटवर्क डिटैच रिक्वेस्ट भेजेगा, इधर से हम डिटैच एक्सेप्ट भेजेंगे। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपका आता है, डिटैच टाइप भेजेगा भी आपका गुट्टी एमसी भेजता है ना, नैश की सेट आइडेंटिफायर की आपका एक की होते हैं, तो ये सब सारे चीजें भेजते हैं, फिर एक्सेप्ट में ये भेजेगा, सारे चीजें आपके होते हैं। अगर नेटवर्क आपको डिटैच कर रहा है तो ईएमएम कॉज बताएगा कि किस कॉज के कारण कर रहे हैं, रीअटैच करना है कि क्या करना है, जो भी व्हाटएवर हैपेंस, तो ईएमएम आपका कॉज में बताएगा वो। तो यहाँ तक के कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं। हेलो ठाकरे, हेलो सर, है क्वेरी है? नहीं ठीक है। तो डिटैच दूसरा जो प्रोसीजर आपका है ट्रैकिंग एरिया अपडेट। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट जो होता है आपका 3, एक तो नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट, एक तो आपका होता है पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, और तीसरा जो आपका जो होता है जब आपके वन ट्रैकिंग एरिया टू अदर ट्रैकिंग एरिया आप मूव करोगे, वन टू अदर ट्रैकिंग एरिया मूव करोगे तब जाकर के ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है। ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते क्यों है? ट्रैकिंग एरिया अपडेट इसलिए करते हैं कि नेटवर्क से सिंक होने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते हैं और उसको स्टेटस बताते हैं। जब मान लो कि कोई भी कैपेबिलिटी भी चेंज हुआ है ना, कैपेबिलिटी चेंज होता है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते हैं, 4-5 टाइम करते हैं। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट में क्या होता है, ये भी थीम फॉर, कभी कभी आप देखोगे कि ट्रैकिंग एरिया रिक्वेस्ट भेजे, एक्सेप्ट आया, कंप्लीट। कोई नेटवर्क में आप देखोगे कि 3 वे कंप्लीट, ये जो होता है जिसे डॉट डॉट में जो है ना ऑप्शनल है, कोई नेटवर्क में है कि 3 वे ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, किसी में 1 ही 2 ही स्टेप में हो जाता है ना। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय यूवी के थ्रू होता है, यूज द फ्लोइंग पर्पस के लिए होता है। नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट टू द अपडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्चुअल ट्रैकिंग एरिया ऑफ द यूवी इन द नेटवर्क। जिस ट्रैकिंग एरिया में है उस ट्रैकिंग एरिया को एक्चुअल ट्रैकिंग एरिया अपडेट में आपको नेटवर्क को बताता है। कंबाइंड ट्रैकिंग एरिया अपडेट टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्चुअल ट्रैकिंग एरिया ऑफ द यूवी एंड सीएसपीएस मोड 1, सीएसपीएस मोड। पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट टू द पीरियोडिकली नोटिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूवी टू द नेटवर्क। पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया किस लिए अपडेट करता है? क्योंकि नेटवर्क को बताता है कि भाई मैं कहाँ पे किस ट्रैकिंग एरिया में अभी अवेलेबल हूँ ना। तो IMSI अटैच फॉर द नॉन ईपीएस सर्विसेज, देन द यूवी अटैच फॉर द ईपीएस सर्विसेज। दिस प्रोसीजर यूज्ड बाय द इन द CSPS मोड 1 और CSPS मोड 2 ऑफ द ऑपरेशन। तो दोनों में यूज होता है। In the various case of the inter-system change for the LU modes, S1 modes और the AG mode होता है, तो जब चेंज होता है ना, जैसे कि डिफरेंट ट्रैकिंग एरिया में जब आप जाओगे ना, तो उस केस में भी आपका ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है। S101 modes, S1 mode इज द इंटर सिस्टम चेंज होता है, जो आपका अदर इंटर सिस्टम मतलब हो गया डिफरेंट पे आप, तो उस केस में भी करेगा। एनमी लोड बैलेंसिंग के लिए भी करता है, टू अपडेट द सर्टेन यूवी स्पेसिफिक पैरामीटर इन द नेटवर्क, रिकवरी फ्रॉम द सर्टेन एरर केस आता है, टू इंडिकेट दैट द यूवी इंटर द S1 मोड आफ्टर द CS फॉलबैक और द CS फॉलबैक के केस में भी करता है। मान लो कि जो CS डोमेन में गया है 4G से 2G में गया है, 3G में गया है, उस केस में जैसे ही आपका जो नेटवर्क फिर वापस आ जाएगा आपका 4G में आने के लिए फॉल बैक आप देखे होंगे, फास्ट रिटर्न टू LTE होता है, फास्ट
FRT बोलते हैं, FRT फास्ट रिटर्न टू LT। तो जैसे ही लेगेसी पे जाता है, 3G 2G पे जाता है, तो फिर वापस कहाँ आता है, 4G पे आने के बाद ये क्या करेगा, ट्रैकिंग एरिया अपडेट आपका करेगा, यानी नेटवर्क से सिंक होगा कि कौन कौन से बेरर इसका एक्टिवेटेड है। Indicate to network that the EV has selected the CSG cell whose CSG identity is not indicated in the EV allow CSG में allow किया है। तो इस केस में करेगा, तो फिर जैसे ही ट्रैकिंग एरिया अपडेट किया, हो सकता है ये क्या करे, नेटवर्क रिजेक्ट कर दे ट्रैकिंग एरिया अपडेट। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट जैसा कि मैं बताया कि 3 स्टेप्स में होता है, कोई कोई नेटवर्क में आपका 2 स्टेप में परफॉर्म कर देता है। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट में रिक्वेस्ट जैसी आप देते हो, तो ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं, तो सारा आपका ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। तो मेनली जो अपन भेजते हैं, क्या भेजते हैं, जो 3 जो है ये तो मैंडेट है। ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट मैसेज आइडेंटिटी भेजते हैं, ये अपडेट भेजते हैं कि आपका बेरर कौन कौन से बेरर आपके हैं अभी बेरर। नैश आइडेंटिटी सीट भेजते हैं, ओल्ड गुट्टी भेजते हैं, ये सब दो तो माइंडेड है कि तो भी गुट्टी आपका है। ये सब सारे क्या है आपका ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। फिर यहाँ पे आपका एक्सेप्ट आएगा, तो एक्सेप्ट में फिर आपका नेटवर्क ही बताएगा EPS अपडेट रिजल्ट कि कौन कौन से बेरर उसके पास है, यानी कौन कौन से पीडीएम एग्जिस्ट करते हैं उसके पास, और ये सब सारी चीजें क्या है ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। ट्रैकिंग एरिया लिस्ट भेज भी सकता है, EPS बेरर कॉन्टेक्स्ट स्टेटस भेज सकता है, लोकेशन एरिया अपडेट भेज भी सकता है ना, नहीं भी भेज सकता है। फिर है कि इधर से हम कंप्लीट भेज देंगे, कोई नेटवर्क में है कि कंप्लीट नहीं भेजता है, 2 ही स्टेप में आपका टाउ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है कि अगर रिजेक्ट करेगा तो आपका EMM कॉज बताएगा कि कौन रिजेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा क्या है, EMM कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर। यहां तक के कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछो। तो अपन 2 प्रोसीजर अपन देख लिए, एक EV स्पेसिफिक हो गया, एक कॉमन प्रोसीजर। तीसरा जो प्रोसीजर था क्या था आपका, कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर, EMM कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर है। जैसा कि अपन फर्स्ट में अपन देखें EMM प्रोसीजर में क्या क्या था, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, EMM इंफॉर्मेशन। दूसरा में EMM प्रोसीजर में क्या था आपका, अटैच, कंबाइंड अटैच, डिटैच, कंबाइंड डिटैच, टाउ। तो ये दोनों प्रोसीजर कर दिए। तीसरा प्रोसीजर जो आपका है आपका EMM कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर है। तो सर्विस रिक्वेस्ट इसमें भेजते हैं, पेजिंग आ सकता है, ट्रांसपोर्ट मैसेज आ जा सकता है। मान लो कि कोई आप है कि कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है कि कनेक्शन को क्या करता है, मैनेज करता है। सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीजर होता है। सर्विस रिक्वेस्ट कब होता है, जब आप आइडल में, मान लो कि आइडल में बैठे हो, मान लीजिए कि एमओ कॉल आपने इनिशिएट किया, उस केस में हम क्या करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट। द पर्पस ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीजर इज टू ट्रांसफर द EMM मोड फ्रॉम द EMM आइडल टू EMM कनेक्टेड, जैसा कि मैं बताया आपको। एस्टेब्लिश द रेडियो एंड द S1 बेरर, देन अपलिंक यूजर डेटा और सिग्नलिंग इज टू बी सेंड। अगर कोई अपलिंक डेटा भेजना हो या तो सिग्नलिंग भेजना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। अनदर पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू बी इन्वॉल्व द MOMP, यानी CSFB कॉल अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तब हम उस केस में करते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइमर जो आपका चलता है 34-17 टाइमर चलता है। सर्विस रिक्वेस्ट हमने भेजा, सर्विस टाइप में हम बता देंगे कि एमओ सिग्नलिंग है कि एमओ डेटा है, वो सर्विस टाइप आता है यहाँ पे। एज ए इंडिकेट अबाउट द बेरर एस्टेब्लिशमेंट फॉर द यूजर प्लेन के बारे में अगर बताएगा तो ना। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो उस केस में क्या करेंगे, फिर से हम इसमें भेजेंगे सर्विस रिक्वेस्ट के बाद ही एक्सटेंडेड सर्विस। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जब भेजते हैं, जब हम MOCS कॉल करना स्टार्ट करते हैं, तब एक्सटेंडेड भेजते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, सर्विस
एज द इंडिकेट अबाउट द सिस्टम चेंज, जब सिस्टम चेंज होगा तब हम भेजेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सर्विस रिक्वेस्ट भेजे, सर्विस रिजेक्ट कर दिया कोई काउज दे करके, फिर हम क्या करते हैं, मान लो कि आपका एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट यानी हम लोअर राइट पे ट्राई किए, फिर भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो हम जो सर्विस रिक्वेस्ट हम भेजते हैं आइडल से कनेक्टेड मोड में होने के लिए भेजते हैं। दूसरा जो पर्पस है कि हम किस लिए भेजते हैं, यूजर प्लेन डेटा को भेजने के लिए, यानी यूएल डेटा भेजने के लिए, और दूसरा जो है आपका सिग्नलिंग के लिए हम करते हैं, ये कनेक्शन बनाने के लिए हम सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सर्विस रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें आपका एक SI सीक्वेंस नंबर आपका रहेगा और शॉर्ट मैक रहता है जो कि अपना PDCP में भेजे, शॉर्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये भेजेगा। अगर आपको रिजेक्ट करेगा तो आपका एस्टेब्लिशमेंट काउंट भेजेगा, मान लो कि ओवरलोडेड है नेटवर्क तो रिजेक्ट कर दिया, तो आपको वैल्यू दे देगा यहाँ पे 3442 की इतना टाइम तक वेट करो, फिर से आप क्या करना, री रिक्वेस्ट करना, तो मैं आपका सर्विस प्रोवाइड करूंगा। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट में आपको क्या बताएगा, सर्विस टाइप बताएगा कि CS ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट की तो आइडेंटिफायर ही कॉमन ही है, एमटेमसी भेजेगा। एमटेमसी क्या होता है आपका, एमएमई क्या होता है, एमएमई कोड होता है प्लस एसटेमसी यानी अपना आइडेंटिटी भेजेगा, CSFB का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब चीजें आपका भेजता है सर्विस रिक्वेस्ट में। तो उसके बाद क्या है, पेजिंग भी क्या है आपका आइडल प्रोसीजर की आइडल प्रोसीजर है। पेजिंग कब आपका पेजिंग आएगा, पेजिंग जो आता है जब आपका यूज जो है आइडल केस में बैठा होगा, आइडल है उस केस में जैसे ही आपका कोई भी DL मैसेज आएगा, DL का इंफॉर्मेशन डेटा आएगा, तो क्या करेगा नेटवर्क, सबसे पहले आपको पेजिंग भेजेगा। पेजिंग जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक CS पेजिंग होता है, दूसरा PS पेजिंग होता है। PS पेजिंग जो होता है पैकेट सर्विस के लिए होता है, CS पेजिंग होता है सर्किट सर्विसेज के लिए होता है। अगर PS पेजिंग आएगा तो क्या होगा, या तो IMS कॉल हो सकता है या तो DL डेटा हो सकता है, IMS कॉल या DL डेटा। जैसे ये तो CSFB के लिए सर्किट स्विच फॉलबैक के लिए इंफॉर्मेशन देने जाता है, या तो आपका कोई भी सीप वाला जो है सीप का मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है तब आपका पेजिंग भेजेगा। अर्थ क्यूक हो गया आपका अर्थ क्यूक सुनामी वार्निंग के लिए आएगा, तब पर भी आपको पेजिंग इंफॉर्मेशन आएगा ना। तो ये सब सारे कंडीशन में आपका क्या होता है, पेजिंग जो भेजता है आपका कौन भेजता है, नेटवर्क भेजता है। पेजिंग यहाँ पे मान लो कि कोई कॉल कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट पेजिंग करेगा, ये यहाँ से पेजिंग भेजता है। जो इनिशिएट जो करता है पेजिंग आपका EMM करता है। EMM किसको बताएगा, आपका AS मतलब हो गया आपका को बताएगा, इनोड भी फिर क्या भेजेगा, EV को भेजेगा। इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द पेजिंग प्रोसीजर इज यूज्ड बाय द नेटवर्क टू रिक्वेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाइस कनेक्शन टू कनेक्शन के लिए करता है। पेजिंग प्रोसीजर विथ ID जो होता है आपका STMC ID कैरी करेगा, IMS ID कैरी करेगा, और कोर नेटवर्क इनिशिएट द पेजिंग प्रोसीजर, तो उसमें आपका PS और का पेजिंग का टाइप रहेगा आपका। तो फिर ये क्या करेगा आपका, इसमें नेटवर्क क्या करेगा, अटैच करेगा। अगर मान लो कि CS पेजिंग होगा तो क्या करेगा, ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट करेगा CS पेजिंग में। अगर PS पेजिंग रहेगा तो आपका क्या करेगा, सर्विस रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, कनेक्शन बनाएगा। अगर PS पेजिंग होगा तो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट निकालेगा और ये क्या करेगा, लेगेसी का यूज कर जाएगा 3। तो ये पेजिंग का प्रोसीजर होता है। इसके जो आईज जो होते हैं आपका सर्विस रिक्वेस्ट ऑलरेडी अपन देख लिए थे। तो ये सब सारे आपके जो क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, यहाँ तक के कोई क्वेरी है तो फिर बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, आगे बढ़े, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। सारा चीजें आप परफॉर्म करते हो फील्ड में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ओके सर, इसीलिए देख रहे हैं सर। तो फिर आपका ईएमएम स्टेटस प्रोसीजर होता है। ईएमएम स्टेटस प्रोसीजर में ई मतलब अपना ईवी अपना क्या बताता है, स्टेटस बताता है ना। बीच बीच में क्या करता है, आपका स्टेटस बताता है नेटवर्क को कि हाँ मैं जिंदा हूँ अभी। जिंदा और मरने का ई क्या करता है, साबुत देता है, समझे। इसमें ईएमएम कॉज भर के भेजता है। फिर आपका यहाँ तक के कोई क्वेश्चन, जैसा कि मैं बताया कि नैश जो होता है, नैश जो होता है दो टोपोलॉजी होता है। एक आपका ईएमएम होता है कि अपन पढ़ चुके। दूसरा जो होता है ईपीएस होता है। ईपीएस जो होता है, ई क्या होता है आपका, ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है। ई जो आता है ईपीएस सेशन मैनेजमेंट होता है। इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए जिसमें आप बेरर बोलते हैं, बेरर स्टेटस। तो ई वाला अभी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब दूसरा वाला प्रोसीजर ही देख रहे हैं, ईपीएस सेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर। ईपीएस सेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है, नाम से ही लग रहा है ईपीएस सेशन को मैनेज करना। टू टाइप ऑफ द ईपीएस ईएसएम प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में ईएसएम बोलते हैं। इसको आप बोलो ईएमएम ही हो गया, इसको ईपीएस बेकार बोले, इसको ईएसएम बोलते हैं। ईएसएम को क्या बोलते हैं, ईपीएस सेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, समझे। तो ईएसएम एलिमेंट्री प्रोसीजर जो होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसीजर ईएसएम प्रोसीजर कैन बी गाइस। पहला जो प्रोसीजर आपका जो होता है, प्रोसीजर टू रिलेटेड टू ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। दीज प्रोसीजर आर इनिशिएटेड बाय द नेटवर्क आर यूज टू मैनिपुलेट बेरर कॉन्टेक्स्ट, मैनिपुलेशन करते हैं। तो डिफॉल्ट बेरर कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन के लिए करता है, डेडिकेटेड बेरर कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन के लिए करता है, ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन और ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट डीएक्टिवेशन। दूसरा जो होता है ट्रांस रिलेटेड प्रोसीजर जो होता है, दिस प्रोसीजर आर इनिशिएटेड बाय ईवी रिक्वेस्ट द रिसोर्स फॉर रिसोर्स न्यू पीडीएन कनेक्शन, डेडिकेटेड बेरर रिसोर्स और रिलीज रिसोर्स। ये जो प्रोसीजर आपका जो होता है ईवी का होता है, ये जो प्रोसीजर होता है ईवी का होता है। ईवी क्या करेगा, पीडीएन कनेक्टिविटी प्रोसीजर के लिए करेगा, पीडीएन डिस्कनेक्शन के लिए करेगा, बेरर रिसोर्स रिलोकेशन के लिए करेगा और बेरर मॉडिफिकेशन के लिए करता है। चार प्रोसीजर ही करता है, चार ही करता है। When combined with the attached procedure, the PDN connectivity procedure can be trigger the network to the execute the following transaction ID procedure. ESM इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोसीजर होता है। तो वन बाय वन देखेंगे। तो ये सब लेयर जो होता है, सब स्टेट जो इसका होता है आपका, नो ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट। दूसरा जो होता है द ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट इज एक्टिव इन द ईपी। इसको आप छोड़ ही दो, इसको जाकर के पढ़ेंगे, इसको उतना दिमाग में भी नहीं रहेगा, तो इसको आप छोड़। तो यहाँ पे हम पहला इनिशिएट नेटवर्क ईपीएस बेरर प्रोसीजर, जब डिफॉल्ट ईपीएस बेरर एक्टिवेशन प्रोसीजर, जब हम इधर से पीडीएन रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो उधर से नेटवर्क क्या करता है, एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट भेजता है, इधर से हम भेजते हैं। स्टेप प्रोसीजर होता है। इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट बेरर कॉन्टेक्स्ट activation procedure is to be establish the default EPS bearer context between each. The default EPS bearer context activation procedure is initiated by the network as a response to the PDN connectivity. तो इससे पहले क्या करता है, ईवी आपका यहाँ पे भेजता है, ये नेटवर्क को भेजता है पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है, तब इधर से आपका पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट में भेजता क्या क्या है, आपका पीडीएन टाइप भेजता है। पीडीएन टाइप भेजता है कि IPv4 सपोर्ट करता है या IPv6 या बोथ। उसके बाद है कि ETI फ्लैग भेजता है। ETI फ्लैग अगर 1 है तो इट मीन्स है कि हम APN जो है, APN हम ट्रिगर नहीं करेंगे, आफ्टर सिक्योरिटी एक्टिवेशन के बाद हम ट्रिगर करेंगे। अगर ETI 0 करके भेज रहा है तो इट मीन्स आपका APN भी भेजेगा कि कौन सा कर रहा है।
इसका द डिफॉल्ट बेरर कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन प्रोसीजर कैन बी ए पार्ट ऑफ द अटैच प्रोसीजर, ये पार्ट होता है। इफ द अटैच प्रोसीजर इज फेल्ड द यूवी शैल कंसीडर द डिफॉल्ट बेरर एक्टिवेशन इन। जब आपका अटैच फेल हो जाएगा तो आपका पीडीएन क्या होगा, पीडीएन नहीं बनेगा ना, उस केस में नहीं बनेगा। तो कंसीडर जैसे ही आपका अटैच फेल हो जाएगा तो समझ जाएगा कि भाई जो मैं पीडीएन बनाना चाह रहा था वो पीडीएन अब, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, पीडीएन जो होगा पीडीएन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, समझे। तो ये जो होता है 3 स्टेप प्रोसीजर होता है 4G में। 5G जब आप पढ़ोगे तो 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। वहां पे पीडीयू सेशन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे पीडीएन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो दोनों में बस मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। बस नामाकरण, यहाँ पे मान लो कि आपका नाम शिव है, वहां पे हम आपका नाम रख दिए शुभेंदु, ऐसा ही कुछ है ना। तो प्रोसीजर जो इसका होता है कॉमन प्रोसीजर है। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। अगर इसको जो भी चीजें ये भेजा है, अगर यूवी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो यूवी क्या भेजेगा, रिजेक्ट भेज देगा, रिजेक्ट ना। जो इसका रिक्वायरमेंट है, मान लो कि इसने भेजा IPv6 से भेजा, उसने भेज दिया IPv4, तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा कि भैया ये तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो तुम IP भेजे हो IP तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे भी आपका टाइमर चलता है 3485 टाइमर आपका चलता है। तो ईपीएस बेरर जैसा कि इसको आप यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, पीडीएन टैग भेजते हैं। 2 इंपॉर्टेंट आइज होते हैं, पीडीएन टैग, दूसरा आपका होता है एपीएन। अगर एपीएन जब हम भेजते हैं, जब ईटीआई फ्लैग इक्वल टू अगर 0 हम भेज रहे हैं करके अटैच, तब हम भेजेंगे एपीएन। अगर ईटीआई इक्वल टू जो होता है ईएसएम ट्रांसफर, ईएसएम इंफॉर्मेशन, फ्लैग जो होता है ईएसएम आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ट्रांजैक्शन। तो अगर इसको 0 करके हम भेज रहे हैं तो ये सिक्योरिटी एक्टिवेशन जब तक नहीं होगा, जब तक है कि पीडीएन प्रोसीजर अपन नहीं, एपीएन नहीं भेजेंगे, सॉरी एपीएन नहीं ना। तो पीडीएन एड्रेस इसको क्या चाहिए, वो है पीडीएन टाइप हो गया। ईपीएस क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको क्या चाहिए ना, ट्रांजैक्शन आईडी तो सारे में रहेंगे आपका ना। एपीएन जो एएमबीआर इसमें देता है, एएमबीआर के रिक्वेस्ट एग्रीगेशन उसका रिक्वेस्ट करेगा, ईएसएम कॉल भेजेगा, ये हम परफॉर्म कर रहे हैं। उधर से आपका ये एक्टिवेशन के लिए भी फिर भेज देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने जो रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया मैंने IPv6 से किया, IPv4 से किया, D4 से किया, लेकिन नेटवर्क ने जो क्या है IPv6 दे दिया, तो ESM कॉज में आ जाएगा, ESM कॉज में आ जाएगा ओनली अलाउ 50 कॉज करके आता है, 50 कॉज आता है। 50 आएगा तो ये है कि नेटवर्क के पास जो आईपी है IPv6 आईपी है, और अगर 1 आएगा तो IPv4 के लिए। फिर मैं इधर से एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई जो भी दिए हो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आपको एस्टेब्लिश कर लेंगे बेरर। अगर नेटवर्क ने रिजेक्ट करेगा तो ESM कॉज आपको बताएगा कि किस कॉज से हम रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो सॉरी ईवी भी करेगा तो कॉज बताएगा किस कॉज से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ देम कॉज होता है उसमें। तो फिर डेडिकेटेड ईपीएस बेरर एक्टिवेशन प्रोसीजर, तो ऑलवेज जो डेडिकेटेड बेरर जो एस्टेब्लिश होता है आपका क्या होता है, तो नेटवर्क ही करता है। इसमें भी जो टाइमर आपके चलते हैं 3485 टाइमर चलते हैं। तो द पर्पस ऑफ डेडिकेटेड बेरर कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन प्रोसीजर इज टू बी द एस्टेब्लिश एंड द ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट विद द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस, टीएफटी जो होता है, टीएफटी बिटवीन द यूवी एंड द ईपीएस बेरर। The dedicated EPS bearer context activation procedure is initiated by the network, but may be requested by the EV by means of the EV request the bearer resource allocation procedure or EV request the bearer modification procedure। अगर EV आपका जो रिक्वेस्ट करेगा क्या करेगा, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीजर के लिए, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, मान लो कि डेडिकेटेड बेरर के लिए कब कब डेडिकेटेड बेरर आपका बनता है। तो मेनली जो अगर आप बोलोगे कि जब हम रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो जब भी कॉल मेरा आता है, पीएस कॉल जब आता है मेरा, आईएमएस कॉल आता है, तब उस केस में क्या करता है नेटवर्क जो है डेडिकेटेड बेरर इनिशिएट करता है।
या तो ईवी जब है कि रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीजर करेगा, बेरर रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीजर रिक्वेस्ट करेगा, या रिक्वेस्ट बेरर मॉडिफिकेशन करेगा, तब जाकर के मेरा क्या होगा, डेडिकेटेड बेरर बनता है। ये क्या होता है, सपोर्ट करता है जो भी आपका डिफॉल्ट बेरर बना हुआ है ना, उसके साथ क्या हो जाता है, जाकर के आपका लिंक हो जाता है, लिंक हो जाता है उस बेरर के साथ में, डिफॉल्ट बेरर के साथ में। डिफॉल्ट जब कोई भी डिवाइस आपका जब बेरर बनता है तो दो टाइप का बेरर बनता है, डिफॉल्ट डेटा बेरर बनता है आपका, दूसरा जो बेरर बनता है आपका आईएमएस बेरर बनता है। तो कोई भी स्ट्रीम आपका जो है कि आईएमएस सर्विसेज अगर इनेबल है तो दो टाइप का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बेरर बनेंगे ना। तो मेनली जब डेडिकेटेड बेरर आपका बनता है, जब कॉल आप इनिशिएट करते हो ना आईएमएस कॉल, तो नेटवर्क करके देता है डेडिकेटेड बेरर, और लिंक कर देगा कि कौन से बेरर के साथ आपको लिंक करना है, समझ गए। या ये जो अब भेजेगा बेरर रिक्वेस्ट एलोकेशन प्रोसीजर करेगा, या तो बेरर मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसीजर करेगा, तब जाकर के आपका डेडिकेटेड बेरर बनेगा। फिर यहाँ से ये क्या कर देगा, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज देता है, या तो रिजेक्ट कर देगा, दो चीज करेगा ये ना। तो वही चीजें सारा चीजें है कि आपका कि टीएफटी सर्विसेज क्या जो होता है, ट्रांजेक्शन फॉर्मेट करके होता है, सर्विसेज एक बार देख लेना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है ना। तो ये सब चीजें आपका वो सारी चीजें का इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट दे देगा, जो भी चीजें भेजा है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको कर देगा, या तो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करेगा तो ईएसएम कॉज बताएगा कि किस कॉज से मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ तक के कोई क्वारी है तो फिर बताइए ना, तो आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़िए। फिर आपका जो होता है ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है प्रोसीजर। जब कॉन्टेक्स्ट मान लो कि जो आपने एमबीआर भेजा है, एमबीआर होता है एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट, एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट में मैंने यूएडीए के बारे में बताता हूँ, कितना मुझे कितना डेटा चाहिए। तो इसके लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे का डेटा चाहिए, उसमें जैसे मान लो कि इसने दिया 41, मान लो कि मुझे दूर इसने फर्स्ट बार 2 GB का डेटा 1 GB का डेटा का स्पीड दे दिया, लेकिन मुझे फिर से अचानक से जरूरत पड़ गया कि 2 GB का स्पीड रहेगा, तब जाकर के हम यूज कर पाएंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट देते हैं कि भैया इतना जो स्पीड जो आपने एपीआर जो दिए हो, एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट आप दिए हो, एलोकेट किए हो, उससे मेरा काम नहीं बन रहा है, या तो ये ज्यादा है मुझे कम कर दो, दो पर्पस के लिए ये करता है। तो मॉडिफिकेशन बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट भी जो है ये क्या करता है, द पर्पस ऑफ ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन प्रोसीजर टू मॉडिफाई ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट विद द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ टीएफटी। तो नेटवर्क मान लो कि नेटवर्क आपको 1 GB का दिया, लेकिन नेटवर्क को लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा ये जो यूवी डिवाइस है बार बार इसको जो है रिसोर्स लोकेशन कर रहा है, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इससे बेटर ऐसा है कि इसका जो एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट है इसको बढ़ा करके दे दो, ताकि ये है कि बार बार मेरे को तंग ना करे, मेरे को परेशान ना करे। तो मॉडिफाई बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट दे करके आपका एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट आपको बर्बाद कर, तो आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि मॉडिफाई ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट कब आपको मिलता है, तो जब है कि नेटवर्क को लगता है कि भाई इसको जो एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिटरेट दिया हूं तो ज्यादा दे दिया हूं या कम दे दिया हूं, तो इसको मॉडिफाई करके फिर से क्या करता है, नेटवर्क आपको भेजता है। इधर से हमने कंप्लीट भेज दिया या तो रिजेक्ट कर दिया डिवाइस ने। द ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन प्रोसीजर इज इनिशिएटेड बाय द नेटवर्क, but it may also be initiated as a part of the EV request bearer resource allocation procedure और EV request the bearer modification procedure के केस में करेगा। The network may also initiate the EPS bearer context modification procedure to update the AMBR, जैसा कि मैं बताया आपको। For the instance after the inter system handover, जब आप करते हो तब भी करता है, जब हैंडओवर आप करते हो, इंटर सिस्टम हैंडओवर करते हो, तब जाकर के उस टाइम पे आपको मॉडिफिकेशन ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट नेटवर्क आपको भेजता है, या तो यूवी रिक्वेस्ट करेगा तब करेगा। तो उसमें भी सेम चीज आपको जाएगा, ये आपका न्यू ईपीएस बेरर क्वालिटी ऑफ सर्विस को न्यू क्या चाहिए बताएगा, ईएफटी तो पता ही है, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन एएमपीआर बताएगा कि क्या है, बेस पे क्या करेगा, मॉडिफिकेशन बेरर एक्सेप्ट करके भेजेगा ना, या तो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करेगा तो आपका ईपीएस ईएसएम कॉज आपको बताएगा।
फिर आपका जो हो गया डीएक्टिवेशन के लिए, मान लो कि मैंने जो है डीएक्टिवेशन क्या हो गया, एक तो है कि आपका डीएक्टिवेट ईपीएस वेरियर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट जो इनिशिएट कर दिया, नेटवर्क ने ही कर दिया फॉर सम रीजन, या तो हम कर दिए डीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट, मान लो कि हमने वोल्टी को इनेबल किया था, वोल्टी को डिसेबल कर दिया, तो एपी क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट करवाएगा बेरर। क्यों? क्योंकि आपका जो वोल्टी सर्विसेज आप यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो बेरर को रखने बनता है, बेरर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो फीचर्स जो था, फीचर्स को आपने डिसेबल कर दिया, तो बेरर को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करवाएगा। तो बोथ वे होता है, या तो नेटवर्क सम टाइम क्या करता है, डीएक्टिवेट, मान लो कि नेटवर्क ओवरलोडेड हो गया, लेकिन आप कोई सर्विस जो है कि यूज नहीं कर रहे हो ना, डिवाइस जो आपका जो डिवाइस है कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर रहा है, आइडल मोड में बैठा हुआ है, या कनेक्टेड में भी है लेकिन कोई सर्विस यूज नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करता है, नेटवर्क अगर ओवरलोडेड हो जाएगा तो नेटवर्क क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट करेगा, तो भैया अभी तुम सर्विस नहीं यूज कर रहे हो, तो बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो क्या करना, इनिशिएट कर लेना, मैं बना दूंगा, सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। The purpose of the EPS bearer context activation procedure is to activate the EPS bearer context or disconnect from the PDN by the deactivating the all EPS bearer context to the network. या तो मान लो कि आप एपीएन ऑन ऑफ किए हो, तब पर भी आपका बेरर क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा, पावर स्विच ऑफ किए हो तब पर भी आपका क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। द ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट डीएक्टिवेशन प्रोसीजर इज टू बी इनिशिएट बाय द नेटवर्क, इट मे बी ट्रिगर बाय द यूई by means of the UE requesting the bearer modification, resource modification और bearer PDN deactivation procedure परफॉर्म किया। If the detach is requested by the HSS, यानी आपका होम सब्सक्राइबर हो गया, for the UE that has been bearer for the emergency के लिए होगा, the ME shall the send the deactivation bearer context request करेगा मैसेज to the UE for all bearer are not allowed for the emergency services। तो इमरजेंसी सर्विसेज के केस में भी आपका क्या होगा, डीएक्टिवेट। तो इसमें भी वही सेम चीज आएगा, आपका एक कॉज भेज देगा क्यों डीएक्टिवेट कर रहा हूं, फिर आप उसको एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करो, नहीं करना तो करो। तो ईवी रिक्वेस्ट ईएसएम प्रोसीजर, तो कोई भी बेरर आपको डीएक्टिवेट करता है नेटवर्क, तो ईवी मस्ट टू एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क जो है कि नेटवर्क है कि आपका कॉन्टेक्स्ट को क्या कर दिया, उड़ा दिया, तो आप रख करके ही क्या करोगे, उसको डीएक्टिवेट ही करते। यूवी रिक्वेस्ट द ईपीएस बेरर पर, जब आपका अब है कि यूवी साइड वाला अपन पढ़ रहे हैं, तो यूवी क्या करेगा, यूवी रिक्वेस्ट द पीडीएन कनेक्टिविटी प्रोसीजर के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब आप इनिशियल अटैच करते हो नेटवर्क के साथ, तो क्या करता है आपका, तो यूवी जो है इनिशिएट करता है पीडीएन कनेक्टिविटी। यहाँ पे जो टाइमर चलता है 8 सेकेंड का टाइमर चलता है, 8 सेकेंड का टाइमर चलता है, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक वेट करेगा, फिर से रिट्राई मारेगा। एक बार देख लेना, एस्पेक्ट भी देख लेना, एस्पेक्ट तो इसका होता है 24 एस्पेक्ट में, एक बार टाइमर आप देख लेना। उसके बाद इधर से आपका एक्टिवेशन के लिए आ गया, इधर से फिर हम कंप्लीट भेजेंगे, या तो हम क्या करें, इधर से या तो नेटवर्क क्या करेगा, अगर ओवरलोडेड रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। The purpose of EUV request the PDN connectivity procedure is for the EUV to request to set up for the default EPS bearer to a PDN। PDN के लिए करता है। The EUV request the connectivity to the PDN by sending the PDN connectivity request message to the network। If accepted by the network, this procedure initiated by the establishment of the default bearer के लिए करते हैं। The purpose is you to either to the establish the first default bearer including the PDN connectivity request message into the initial attach message में करते हैं, और to establish the subsequently default bearer to additionally PDN के लिए करते हैं, in order to allow the you simultaneously access to the multiple bearer by sending the message stand alone। मान लो कि एक तो डिफॉल्ट बेरर है जो कि आपका तो बनना ही बनना, तो आपका डेटा बेरर है चाहे आईएमएस बेरर है, तो आपका वो कंपलसरी है कि आपका बनेगा ही बनेगा ना। बट क्या है कि आपका जब मान लो कि एमएमएस आप भेजना चाह रहे हो, तो एमएमएस के लिए क्या होता है, डिफरेंट बेरर बनता है, तो आईएमएस जैसे आपका जो होगा अटैच हो जाएगा, तो दो बेरर तो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो एमएमएस के लिए अलग से बेरर आपको बन जाएगा।
मान लो कि कोई सब्सक्रिप्शन आप यूज करना चाह रहे हो, तो सब्सक्रिप्शन के लिए एक स्कैप के लिए इसको बोलते हैं, स्कैप का अलग बेरर बन जाएगा, समझ रहे हो। इमरजेंसी कॉल आपने इनिशिएट किया तो ईएम के लिए, इमरजेंसी कॉल के लिए अलग बेरर बन जाएगा आपका ना। तो ये सब के लिए क्या है, तो बाय डिफॉल्ट बनता ही है, लेकिन स्टैंड अलोन में भी बेरर साइमल्टेनियसली आप बना सकते हो। तो इंटरव्यूअर इसमें पूछता है कि मल्टीपल बेरर हम बना सकते हैं, यस ऑफ कोर्स बना सकते हैं, विथ यूजिंग द डिफरेंट एपीएन टाइप। एपीएन टाइप को ये इसमें कितना बेरर आप बना सकते हो, 8 बेरर बना सकते हैं 4G। आप बोलेगा कि 8 से ज्यादा हम बना सकते हैं, नहीं 8 से ज्यादा नहीं बना सकते, एज पर स्पेक जो है मैक्सिमम जो हम है 8 बेरर बना सकते हैं, समझ गए। तो वही चीज आपका यहाँ पे जो आपका भेजेगा, रिक्वेस्ट टाइप भेजेगा, पीडीएन टाइप भेजेगा कि कौन क्या क्या आपका सपोर्ट कर रहा है, एक्सेस पॉइंट नेम यानी एपीएन भेजेगा कि कौन से एपीएन के थ्रू आपका बेरर बनाना है। फिर इधर से नेटवर्क से आएगा तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो आपका ईएसएन कॉज भेजेगा कि क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ईवी रिक्वेस्ट पीडीएन डिस्कनेक्शन प्रोसीजर, अगर ईवी रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ से पीडीएन डिस्कनेक्शन प्रोसीजर करेगा, यहाँ से डीएक्टिवेट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट बेरर रिक्वेस्ट भेजेगा, इधर से एक्सेप्ट भेजेगा, या तो रिजेक्ट कर देगा। अगर पीडीएन रिक्वेस्ट आपने भेजा लेकिन नेटवर्क पे डिपेंडेंसी एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। द पर्पस ऑफ ईवी रिक्वेस्ट द पीडीएन डीएक्टिवेशन प्रोसीजर इज फॉर द ईवी टू रिक्वेस्ट द डिस्कनेक्शन फ्रॉम द वन पीडीएन। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पीडीएन ही करेगा वो। द ईवी कैन इनिशिएट दिस प्रोसीजर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एनी पीडीएन एज लॉन्ग एज इट द कनेक्टेड टू द एट लीस्ट वन पीडीएन एंड अदर्स। जब नेटवर्क आपका डिवाइस आपका पीडीएन डिस्कनेक्शन तभी करेगा एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट आपका वन पीडीएन जो है होना चाहिए। मोर देन वन पीडीएन रहेगा तभी करेगा, अगर लास्ट पीडीएन बचेगा तो वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, वो होल्ड कर लेगा। विथ दिस प्रोसीजर ऑल द ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट टुवर्ड दिस पीडीएन इंक्लूडिंग द डिफॉल्ट बेरर कॉन्टेक्स्ट आर। जैसे ही आपका डिस्कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है नेटवर्क साइड से, तो ये क्या करेगा, डिवाइस आपका सारे जो डिफॉल्ट बेरर आपका जो बना हुआ था उस सारे कॉन्टेक्स्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो ये आपका डीएक्टिवेशन प्रोसीजर इसमें बताएगा। आपका डीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट जैसी भेजेगा तो आपको बोलेगा कि कौन से बेरर लिंक है, ईवीआई आता है, ईवीआई बताएगा कि कौन से ईवीआई लिंक है, 5 है, 6 है, जो भी है व्हाटएवर है, तो उसको बताएगा, ये चीजें बताएगा। उसके बाद इधर से है कि अगर रिजेक्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये कॉज बताएगा कि क्यों आपको रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया नेटवर्क में। फिर है ईवी रिक्वेस्ट द बेरर रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीजर। जब इसको कोई भी बेरर एलोकेशन प्रोसीजर आएगा तो ये एलोकेट करेगा, फिर से ही एक्टिवेट डेडिकेटेड बेरर के लिए करता है। द पर्पस ऑफ ईवी रिक्वेस्ट द बेरर रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीजर इज फॉर द ईवी रिक्वेस्ट टू एंड एलोकेशन ऑफ द बेरर रिसोर्स फॉर द ट्रैफिक फ्लो एग्रीगेशन, यानी जो ट्रैफिक फ्लो एग्रीगेशन है उसके लिए क्या करेगा टीएफटी, जिसको आप बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो टेम्पलेट, उसको बोलते हैं। ध्यान में आ गया, टीएफटी क्या होता है, ट्रैफिक फ्लो टेम्पलेट होता है। You request the specific quality of service demands and the optional send the GPR requirement for the new traffic flow aggregation के लिए करता है। If accepted by the network, this procedure invoke and dedicated EPS bearer context activation procedure और the EPS bearer context modification procedure के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 3492 में आपका क्या चलता है, टाइमर चलता है। तो जब भी आपका TFT एग्रीगेटेड रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का डिमांड होगा, तो जीबीआर आनी, तो उसके लिए क्या करेगा, हम यहाँ से जो करता है आपका बेरर रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क को, तो नेटवर्क क्या करता है, आपका डेडिकेटेड बेरर आपका बच जाता है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कब कब आपका जो है डेडिकेटेड बेरर बनता है। तो कब कब डेडिकेटेड बेरर बनता है, जब आप आईएमएस कॉल, आप एमओ कॉल इनिशिएट करोगे, अच्छा एमटी कॉल आएगा तब आपका डेडिकेटेड बेरर बनेगा। दूसरा कि जब ईवी जब है कि आपका क्या करेगा, बेरर रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा,
बेरर रिसोर्स मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तो उस केस में आपका क्या है, डेडिकेटेड बेरर बनेगा। तो यहाँ से क्या करेगा नेटवर्क, या तो एक्टिवेट डेडिकेटेड बेरर भेज देगा, या तो मॉडिफाई ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट भेज देगा, या तो क्या करेगा रिजेक्ट करेगा। 3 ऑप्शन देता है। इट्स डिपेंड ऑन नेटवर्क कि नेटवर्क क्या करने जा रहा है। तो इसमें भी आईज आपके जाते हैं फ्लो एग्रीगेटेड, ट्रैफिक फ्लो एग्रीगेटेड क्या है उसका रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वायर्ड ट्रैफिक फ्लो क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या रिक्वायर्ड है इसका, वो चीज तो उसका आईज आपको भेजेगा। इसी के बेस पे क्या करता है नेटवर्क, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो क्या करेगा रिजेक्ट करेगा, तो आपका ईएसएम कॉज देगा। यहाँ तक के कोई क्वारी है तो फिर बताइए, ना तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर ठीक है, तो यही पर रहने दो सर, नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा, अब थोड़ा सा बचा है ना। वो थोड़ा सा बचा है, ठीक है सर। हाँ तो ज्यादा नहीं है, और तो कंप्लीट कौन, कर देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये रिक्वेस्ट बेरर रिसोर्स मॉडिफिकेशन के लिए, जैसा कि मैं बताया आपको। तो इस केस में भी आपका क्या करेगा, आपको डेडिकेटेड बेरर बनेगा आपका, या तो बेरर मॉडिफिकेशन बेरर कॉन्टेक्स्ट भेज देगा नेटवर्क, तो डीएक्टिवेट ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज देगा, या तो ये क्या करेगा रिजेक्ट कर देगा। तो 4 ऑप्शन रहता है नेटवर्क के पास। इसका पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ यू रिक्वेस्ट द बेरर रिसोर्स मॉडिफिकेशन प्रोसीजर इज फॉर ए यूई टू रिक्वेस्ट द मॉडिफिकेशन रिलीज बेरर रिसोर्स फॉर द ट्रैफिक एग्रीगेटेड, मतलब जिसके लिए वो बनाया था उसको क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है बेरर। तो उस केस में क्या करेगा आपका डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट ईपीएस बेरर। When requesting the modification of bearer source for the traffic flow aggregate or the modification of traffic flow aggregate, the EU can modify the existing GBR. GBR क्या होता है, मैक में अपन पढ़े थे, ग्रांटेड बिट रेट होता है, एक नॉन ग्रांटेड जीबीआर होता है, नॉन जीबीआर होता है ना। ग्रांटेड बिट रेट जो होता है कौन कौन सा QCI के लिए मिलता है आपका 1 2 3 4 5, तो ग्रांटेड बिट रेट अपन पढ़े थे मैक में। तो if accept by the network, this procedure involves dedicated EPS bearer context activation procedure, EPS bearer context modification procedure, EPS bearer context deactivation procedure। इसमें से कोई वन ऑफ देम वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा आपका। तो इसमें भी अपन क्या बताते हैं, ट्रैफिक फ्लो एग्रीगेटेड क्या होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, इस बेस पे क्या करेगा, ये तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ईएसएम इंफॉर्मेशन जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईएसएम इंफॉर्मेशन जो होता है जिसको ईटीआई बोल रहे हैं, ईएसएम जो होता है, ईएसएम इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांजेक्शन ऐसे कुछ होते हैं। तो ये क्या होता है, जब आपका सिक्योरिटी अगर ईटीआई फ्लैग इसको बोलते हैं, ईटीआई फ्लैग अगर 1 है तो इट मीन्स क्या है, जब तक आपका सिक्योरिटी एक्टिवेट नहीं होगा, यानी ईएमएम टू यू सिक्योरिटी एक्टिवेट नहीं होगा जब तक है, जो कि एपीएन नहीं बताएगा। एपीएन क्या होता है, एक्सेस पॉइंट नहीं होता। दिस मैसेज इज सेंड बाय द नेटवर्क टू द यूई टू रिक्वेस्ट द यूई टू प्रोवाइड द ईएसएम इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल और एपीएन और बोथ, यानी पीओसी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है और एपीएन पूछ रहा है, लेकिन पीओसी क्या है, ऑप्शनल, हम क्या भेजते हैं, एपीएन भेजते हैं। The UE shall indicate all the protocol configuration option that need to be the transfer security protection के लिए करते हैं APN. If the required the network is ESM information response message, the UE shall set the ESM bearer identity of the ESM information response message to the value no EPS bearer context assign and include the PTI for the ESM. तो अगर इसको लगेगा यूई को है कि मुझे सिक्योरिटी एक्टिवेशन के बाद भेजना है, तो ये क्या करेगा, ईटीआई फ्लैग 1 करके भेज देगा। तो ये क्या करेगा, नेटवर्क आपसे मांगेगा नहीं जब तक सिक्योरिटी एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक ईएसएम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट आपको नहीं मांगेगा। ये सिक्योरिटी एक्टिवेट होगा जैसे ही आपका ईएसएम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे एपीएन बताते हैं कि कौन से एपीएन के साथ मुझे बेरर को बनाना है।
तो ये चीजें हो गया आपका ईएसएम स्टेटस। ईएसएम दिस मैसेज इज सेंड बाय द नेटवर्क और द टू पास इंफॉर्मेशन टू द स्टेटस ऑफ द इंडिकेटेड ईपीएस वेयर कॉन्टेक्स्ट और रिपोर्ट द सर्टेन एरर कंडीशन के केस में करते हैं। ये टू वे होता है, ये नेटवर्क भी भेजता है, हम भी भेजते हैं अगर कुछ एरर आया तो इसका आ ही जाता है ईएसएम कॉज भेजते हैं कि किस पर्पस के लिए हमने ईएसएम स्टेटस रिपोर्ट भेजा। लेकिन ये मैसेज मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, कितना दिन मैंने काम किया प्रोटोकॉल में, तो ये होता नहीं है जल्दी। तो ये जो आपका जो प्रोटोकॉल जो आपका स्पेक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक बोलते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो जाकर के इस स्पेक को आप पढ़ना, इसमें सारी चीजें जितना चीजें मैं बताया हूँ, मैं तो थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया हूँ। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो आपका ईएसएम कॉज होता है, कॉज कब कब होता है आपको सारा चीजें डिटेल मिलेगा। कॉज है ईएसएम कॉज, ये सारा डिटेल इसमें आपको मिलेगा, कब कब परफॉर्म होता है। कॉज पूछ देता है 2-4 को कॉज, तो यहाँ से आप जा करके उसको देख लेना, याद रखना। यहाँ तक के कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है। तो अभी आज आपका क्या हो गया, मैच हो गया कंप्लीट। ओके सर। तो आपका क्या है, फाइल एयर हो गया, मैच हो गया, मैग हो गया, पीडीसीपी हो गया, पीडीसीपी हो गया, आरआरसी हो गया, हाँ मैच हो गया। तो नाउ यू आर एबल टू गिव ए इंटरव्यू बोथ साइड। आपका क्या है, साइड को आपको 4 को लेयर बचा हुआ, आपका डायामीटर प्रोटोकॉल तो एक दिन का क्लास आपका हो गया और फिर प्रोटोकॉल, 5 प्रोटोकॉल और आपके बचे हुए, तो 4 जो है आपका क्या करूँ, 4-5 क्या आपका है कि मैं अभी इसका कॉल फ्लो बता दूँ, ताकि आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ। तो हाँ सर क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, देखो मैं तो प्रोटोकॉल सारे पढ़ लिए L1 L2 ना, तो ओके सर। चाह रहा हूँ कि मैं अब प्रैक्टिकल आपको बता दूँ, कॉल फ्लो बता दूँ, फॉर्मेट बता दूँ, क्या क्या होता है आपका लैब फॉर्मेट में। ओके सर, वही बोलने से अच्छा होता। उसके बाद जाकर के ये जो प्रोटोकॉल बचा हुआ है X1 AP प्रोटोकॉल, आपका हो गया, फिर आपका डायमीटर हो गया, ओके, फिर आपका जो हो गया जीपीपी हो गया, यूजर के लिए जो 5 प्रोटोकॉल और बचे हुए हैं। तो ऑलरेडी L1 L2 L3 पढ़ लिए हो, तो नेटवर्क सीवी साइड इंटरव्यू देने के लिए मैं इस क्लास में आपका क्या है, कॉल फ्लो पढ़ा दूँ। ओके सर। कॉल फ्लो में आपका क्या हो जाएगा, ये X1 AP प्रोटोकॉल और ये X2 AP प्रोटोकॉल आपका। हाँ सर, प्रैक्टिकल वही तो बता रहा हूँ, कॉल फ्लो प्लस प्रैक्टिकल मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो ये दोनों प्रोटोकॉल बच जाएगा, फिर आपका बच जाएगा। तो ओके सर। प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। तो हाय गाइस, जैसा कि मैं आपको बताया कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग भी मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आज गुड न्यूज है कि टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल 3 ईयर्स L3 L2 L1। नेक्स्ट क्लास से जो अपन करेंगे प्रैक्टिकल वाले पार्ट में करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे और प्लस में कॉल फ्लो पढ़ाएंगे। उसके बाद है यू आर एबल टू इंटरव्यू, आप देख सकते हो, तो इंटरव्यू जाने की जरूरत।
तो उसके बाद है कि कुछ प्रोटोकॉल्स आपके बचे हुए हैं, जैसा कि मैं अभी जो पढ़ रहे थे उनके साथ मैं इंटरेक्ट किया हूँ, तो वो चीज़ें मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। तो डोंट वरी, कंटिन्यू आप रिवीजन कीजिए सारे प्रोटोकॉल का, उसके बाद यू आर ऑल्सो रेडी टू गिव ए इंटरव्यू ना। तो थैंक यू वंस अगेन, इसी तरह से देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नीडी लोग हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।